हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसको हम एमपीजीएन भी बोलते हैं। और इसके जो कि किडनी पैथो का टॉपिक है। इसके बाद हम एमपीजीएन के बाद हम एपीजीएन और आरपीजीएन, जो कि इसी के टाइप हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के टाइप हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता क्या है? ये एक टाइप है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। इसके 3-4 टाइप होते हैं, मतलब इसकी एक लिस्ट है जो कि बुक में है, वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक्चुअली में जो इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इसी के नेम से मिलते जुलते हैं। तो इसका नेम का मतलब हम जान लेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगी कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, मेम्ब्रेनो मतलब मेम्ब्रेन। अब वो किडनी में नेफ्रॉन्स में कौन सी मेम्ब्रेन होती है? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन को देखा जाएगा। ठीक है, प्रोलिफरेशन, यहाँ प्रोलिफरेटिव मतलब यहाँ पे सेल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है। और कौन सी सेल्स हैं? नेफ्रॉन्स में कौन सी सेल्स होते हैं? मेसेंचियल सेल्स। तो यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रहा है मेसेंचियल सेल्स का। मेम्ब्रेनो मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब किडनी पढ़ रहे हैं तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को की थिकनिंग हो जाती है। प्रोलिफरेटिव मतलब प्रोलिफरेशन हो जाता है मेसेंचियल सेल्स का। ग्लोमेरुलो मतलब यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब यहाँ पे ग्लोमेरुलर डिपोजिशन हो रहा है। ठीक है, सब एंडोथेलियल रीजन में ग्लोमेरुलर डिपोजिशन हो रहा है। वो हम आगे देखेंगे कि मतलब किसका डिपोजिशन हो रहा है, क्या हो रहा है। बट जो इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इसके नेम से ही मिलते हैं, तो हमें इसके नेम को ही याद, मतलब नेम का मतलब ही समझ लेना है। तो होता क्या है, एक और बार फिर से। ठीक है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मेम्ब्रेनो मतलब किडनी पढ़ रहे हैं हम, नेफ्रॉन्स पढ़ रहे हैं, तो नेफ्रॉन्स में कौन सी मेम्ब्रेन होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको हम ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जीबीएम भी बोलते हैं। ठीक है, तो जीबीएम की थिकनिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक एक क्या हो गया, क्या है ना, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाती है। प्रोलिफरेटिव मतलब किसी सेल का प्रोलिफरेशन हो जाता है। अब हम कौन सी किडनी पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन्स पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कौन सी सेल्स मिलेंगी? मेसेंचियल सेल्स। तो यहाँ पे मेसेंचियल सेल्स का प्रोलिफरेशन हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा वो हम इसकी पैथोजेनेसिस में देखेंगे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब यहाँ पे ग्लोमेरुलर डिपोजिशन हो जाता है। किसका हो जाता है वो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? सब एंडोथेलियल ग्लोमेरुलर डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये होता क्या एक्चुअली में। तो ये टाइप होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। इसके और भी टाइप होते हैं, जैसे एमपीजीएन तो एक टाइप हो गया, एपीजीएन, आरपीजीएन, ये सब टाइप हो गए। ठीक है, अब ये क्या होता है? नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम का कॉम्बिनेशन होता है। नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम का कॉम्बिनेशन मतलब जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और नेफ्राइटिक के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो हमें इसमें दोनों ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे मतलब इसके फीचर्स क्या हैं? इसमें जो हमने पढ़ा था, थिकनिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल इनसाइड द कैपिलरी वॉल। और वहाँ पे कौन सी सेल्स मिलती है? मेसेंचियल सेल्स। इसमें क्या होता है? मेसेंचियम की सेलुलरिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये 3 टाइप का होता है। एमपीजीएन जो है वो 3 टाइप्स का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एमपीजीएन। टाइप 1 को हम क्लासिक फॉर्म भी बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीज़। टाइप 2 को हम डेंस डिपॉजिट फॉर्म या डेंस डिपॉजिट डिसीज़ भी बोलते हैं। क्लासिक फॉर्म अब इसलिए बोलते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक ऑल्टरनेट होता है और एक क्लासिक होता है। ठीक है, तो क्लासिक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को जो एक्टिवेट करेगी वो हो गया टाइप 1, और जो ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा वो हो गया टाइप 2। ठीक है, टाइप 3 जो होता है वो इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक मतलब इसका कोई कॉज नहीं, हमें पता नहीं है, अननोन कॉज होता है। ठीक है, जिसका कॉज हमको पता ना हो उसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक। इसको भी हम इम्यूनो कॉम्प्लेक्स डिसीज़ बोलते हैं। तो हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसका कॉज पता नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि कोई अननोन एंटीजन आता है, अननोन एंटीजन कोई आएगा, जैसे कि एसएलई में हो गया, एसएलई वाली कंडीशन में हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, अननोन एंटीजन आएगा, उसके बाद एंटीबॉडीज़ भी बनेंगी, एंटीबॉडीज़ बनेंगी, तो फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो फिर क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स सर्कुलेट करता रहेगा, तो वो कॉम्प्लेक्स की एफिनिटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है उससे बाइंड करने की ज़्यादा होती है। ठीक है, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? 2 सेल्स हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, तो कॉम्प्लेक्स हो गया। अब है ना, इसकी एफिनिटी ज़्यादा है तो, और इसकी एफिनिटी थोड़ी कम है। ठीक है, तो ये जाके इससे बाइंड कर जाएगी और इस सेल का नाम होगा ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या होगा कि इसकी ज़्यादा कैपेसिटी है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से बाइंड करने की। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको हम जीबीएम बोलते हैं, वो
वहाँ जाके बाइंड हो जाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उससे बाइंड करने की ज़्यादा है। इस कॉम्प्लेक्स की GBM से कैपेसिटी ज़्यादा है बाइंड करने की, ठीक है। अब वो कहाँ पे बाइंड होगा, वो होगी सब एंडोथेलियल रीजन, या उसको हम लोकेशन या साइट कुछ भी बोलते हैं, वो सब एंडोथेलियल साइट पे जाके वो बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। अब उस बाइंडिंग को उसको क्या बोलते हैं, जब वो बाइंड हो जाएंगे तो वहाँ पे वो डिपॉजिट होने लग जाएंगे, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सब एंडोथेलियल ग्लोमेरुलर डिपोजिशन। सब एंडोथेलियल ग्लोमेरुलर डिपोजिशन मतलब एंडोथेलियम के नीचे वो डिपोजिशन स्टार्ट होने लग जाएगा, वो डिपॉजिट होने लग जाएंगे। ये जो ब्लू है वो डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है वो डिपॉजिट होने लग जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा कि ये जो डिपॉजिट है वो किसका है, एंटीजन एंटीबॉडी का, ठीक है। अब क्या है, ये एक्टिवेट करेगा, फिर ये जो डिपोजिशन हुआ है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का, तो अब क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाया तो ऑब्वियसली फिर वो किसको एक्टिवेट करेगा, कॉम्प्लीमेंट पाथवे को, ठीक है। इम्यून सिस्टम उसका एक्टिवेट होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करेगा, कॉम्प्लीमेंट पाथवे से फिर क्या होगा, क्या है ना, फिर क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन भी फिर एक्टिवेट होंगी, जैसे कि C3 और C3A या C3B, जैसे कि ये सारी प्रोटीन एक्टिवेट होंगी। यहाँ पे अब ये क्लासिकल पाथवे है, तो यहाँ पे क्लासिकल पाथवे वाली प्रोटीन्स यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे फिर एक्टिवेट हो जाएंगी जो प्रोटीन्स, फिर वो एक्टिवेट होके इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होती हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स कहेंगे उनको, तो वो क्या करेगी कि एंडोथेलियल सेल्स में जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, मतलब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है बेसिकली वहाँ पे जाके चली जाएंगी, मतलब वहाँ चली जाएंगी और वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगी। तो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने में मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बना है उसको ख़त्म करने की कोशिश में वो एंडोथेलियल को डैमेज पहुँचा सकती हैं और पोडोसाइट्स को डैमेज पहुँचा सकती हैं, ठीक है। जो एंडोथेलियल सेल्स को अगर डैमेज पहुँचाएंगी तो उसको हम बोलेंगे हेमेटूरिया। अगर पोडोसाइट्स को भी डैमेज पहुँचता है तो उसमें कौन सी कंडीशन जनरेट होगी, वो होगी प्रोटीन्यूरिया। एंडोथेलियल सेल्स को अगर डैमेज होगा तो उसमें कौन सी कंडीशन होगी, हेमेटूरिया। हेमेटूरिया अगर होगा तो वो नेफ्राइटिक सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक है, और प्रोटीन्यूरिया अगर होगा तो वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस आई होप आपको समझ में आ गई होगी। पैथोजेनेसिस का क्या बेसिक मतलब होता क्या है कि कोई अननोन एंटीजन आता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो है ना सर्कुलेट करता रहता है और वो जाके बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड हो जाता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, सब एंडोथेलियल रीजन में। फिर अब वो डिपॉजिट हो जाएगा तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वहाँ पे सेल्स बनेंगी। अब मतलब कोई फॉरेन एंटीजन आया तो वहाँ पे सेल्स बनेंगे, ठीक है, सेल्स बनेंगे उसको ख़त्म करने को। तो वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करने के चक्कर में वो हमारी ही सेल्स को डैमेज पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो अगर एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज पहुंचाएंगे तो उसमें कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, हेमेटूरिया। और पोडोसाइट्स को अगर डैमेज पहुंचता है, जो कि नेफ्रॉन्स की ही सेल्स हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन्यूरिया, ठीक है। अब हेमेटूरिया किसका कैरेक्टरिस्टिक है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम का, और प्रोटीन्यूरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, ठीक है। अब हम आते हैं इसके टाइप्स पे। देखिए टाइप 1 MPGN क्या होता है। टाइप 1 MPGN को हम बोलते हैं क्लासिक फॉर्म। ये 70% केसेस में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इम्यून डिपॉजिट मतलब इम्यून सेल्स डिपॉजिट हो जाती हैं सब एंडोथेलियल साइट्स पे। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि हमें ना सब एंडोथेलियल साइट्स पे इम्यून सिस्टम वो इम्यून सेल्स डिपोजिशन दिखेगा हमको, ठीक है। पैथोजेनेसिस हम देख लेते हैं, वैसे तो उसी की तरह है इसकी पैथोजेनेसिस, लेकिन फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ, हमें पता है एंटीजन आया था अननोन, एंटीबॉडी बनी और फिर वहाँ पे उसका कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होगा जो कि टाइप 1 में होता है, टाइप 2 में ऑल्टरनेट होता है, ठीक है। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करेगा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन C1 C2 C3 इन सब प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, और जो कि कहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी सब एंडोथेलियल रीजन पे, ठीक है। ये सारी प्रोटीन जाके डिपॉजिट हो जाएंगी सब एंडोथेलियल रीजन पे। अब इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोकॉम्प्लीमेंटेनीमिया, क्योंकि ब्लड की जो सारी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है वो जाके है ना यहाँ पे डिपॉजिट हो गई है सब एंडोथेलियल रीजन में। तो अब नीमिया मतलब हाइपो मतलब कम हो जाना, कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन, और नीमिया मतलब ब्लड में से
मतलब ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन कम हो गई हैं क्योंकि वो सारी जाके सब एंडोथेलियल रीजन पे डिपॉजिट हो गई हैं, ठीक है। तो आगे इसका मतलब समझ में, तो एक्चुअली इसमें यही होता है पैथोजेनेसिस की, आपको ठीक से समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। अब ये किस में देखने को मिलती है, जो इम्यून कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो कौन से डिसीजेज़ में देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये जो पैथोजेनेसिस है, किस किस सिचुएशन में देखने को हमको मिलती है। एक तो जहाँ इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीजेज़ होती हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलता है, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया में देखने को मिलता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीजेज़ जो होती हैं कौन कौन सी हो सकती हैं, SLE, ठीक है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटिस, मिक्स्ड ग्लोब्यूलीनिया, ठीक है, जोग्रन सिंड्रोम। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कौन कौन सी डिसीजेज हो सकती हैं, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, HIV, हेपेटाइटिस B एंड C, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 का क्या दूसरा नाम होता है, उसको हम MPGN2 भी बोलते हैं, डेंस डिपॉजिट डिसीज़ भी बोलते हैं, और टाइप 2 MPGN भी बोलते हैं, ठीक है। 30% केसेस में हमें देखने को मिलता है। और ये कौन सा पाथवे एक्टिवेट करता है, ऑल्टरनेट पाथवे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हम 2 पाथवे पढ़ते हैं, क्लासिक और ऑल्टरनेट। क्लासिक हम MPGN1 में देखते हैं और MPGN2 में हम देखेंगे ऑल्टरनेट पाथवे। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, इसमें कैपिलरी वॉल्स थिक हो जाती हैं, ठीक है। जो हमारी कैपिलरी वॉल्स होंगी वो थिक हो जाएंगी, ठीक है। उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो वॉल्स होंगी वो थिक हो जाएंगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे डेंस मटेरियल जो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिपॉजिशन हो जाएगा इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का, मतलब मटेरियल डिपॉजिट होने की वजह से वो थिक हो जाएगी। ये क्या होता है कि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है जिसमें IgG एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ये इन सब की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, जब कैपिलरी वॉल्स थिक हो रही हैं तो उसकी वजह से, मतलब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्योंकि डिपॉजिशन हो रहा है, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, सिमेट्रिकल लॉस हो जाता है। जो सबक्यूटेनियस फैट होता है उसका लॉस, मतलब सिमेट्रिकली लॉस हो जाता है, वो उसकी सिमेट्री बिगड़ जाएगी, ठीक है। फ्रॉम अपर हाफ ऑफ द बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में, ऊपर वाले आधे पार्ट में उसका जो फैट की जो सिमेट्री है उसकी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। पैथोजेनेसिस अगर हम देखें इसकी, तो पैथोजेनेसिस इसकी वैसे वही है, अगर आप जो पहले हमने पढ़ी है दोनों टाइप से पढ़ने से पहले, तो अगर आप वो लिखें तो भी ठीक है, अगर आप इसकी पर्टिकुलर लिखें तो भी ठीक है, ठीक है। कोई अननोन एंटीजन आएगा तो एंटीबॉडी फॉर्म होंगी, वो डिपॉजिट हो जाएंगी सब एंडोथीलियल रीजन में डिपॉजिट हो जाएगी, तो फिर इम्यून सेल्स जो होती हैं वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। जो कॉम्प्लेक्स बना है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, तो ऑब्वियसली इम्यून सेल्स बनेंगी, जब कोई एंटीजन आया है तो इम्यून सेल्स तो बनेंगी, ठीक है। फिर क्या होगा कि वो जब इम्यून सेल्स बनेंगी तो वो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो वहाँ पे सब एंडोथेलियल रीजन में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से हम इम्यून सेल्स उसको पहचान नहीं पाती, मतलब उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। तो इम्यून सेल्स उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगी तो क्या होता है, ये काम मेसेंजियल सेल्स को करना पड़ता है कि है ना, कि वो फिर मेसेंजियल सेल्स प्रोलिफरेट हो जाती हैं कि मुझे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करना है, मतलब ये तो वो जो मेसेंजियल सेल्स हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अब उसको ख़त्म करते करते जो मेसेंजियल सेल हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कि ऐसे अगर कोई ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसको अगर डैमेज कर देंगे तो इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर 2 पार्ट हो जाएंगे तो क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन स्प्लिट हो जाती है, मतलब 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, वो डबल बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उसको डबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये हमें सिल्वर स्टेन में देखने को मिलेगी। तो पैथोजेनेसिस में बेसिकली हो क्या रहा है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जाके सब एंडोथेलियल रीजन में जाके डिपॉजिट हो गया है, जिसकी वजह से इम्यून सेल्स जो हैं वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ख़त्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेसेंजियल सेल्स लेती हैं, प्रोलिफरेट हो जाती हैं वो, जिसकी वजह से जिससे वो इम्यून कॉम्प्लेक्स को ख़त्म कर सकें, ठीक है। अब वो इम्यून कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करते करते वो है ना, वो अपनी ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की सेल, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेगी तो वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो 2 पार्ट में 2 स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। तो स्प्लिट बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे उसको, और डबल मेम्ब्रेन कहेंगे, डबल बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे, जो कि हमें सिल्वर स्टेन में देखने को मिलती है। तो MPGN में हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक मिलता है कि हमें इसमें डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ठीक है। अब क्योंकि वो प्रोलिफरेट हो जाती हैं मेसेंजियल सेल्स, तो मेसेंजियल
मिजेंजियल सेल्स लोब्यूल की तरह दिखती हैं, ठीक है। अब वो प्रोलिफरेट करने लग जाएंगी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करने के लिए वो प्रोलिफरेट करने लग जाती हैं, तो वो लोब्यूल्स की तरह दिखती हैं और उनको और उस लोब्यूल का एक स्पेशल अपीयरेंस मतलब स्पेशल नाम दिया गया है लोब्यूलर एसेंटुएशन। इसकी स्पेलिंग ACCENTUATION है, ठीक है, एसेंटुएशन। तो जो मिजेंजियल सेल प्रोलिफरेट होंगी वो लोब्यूल की तरह दिखेंगी और उनका उसकी अपीयरेंस होती है वो एक अलग तरीके की दिखती हैं जिसको हम बोलते हैं लोब्यूलर एसेंचुएशन, जो कि है ना जिसकी वजह से जो मिजेंजियल सेल हैं वो मतलब लोब्यूल में जाके ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। अब क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन स्प्लिट हो रही है तो वो थिक हो जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन स्प्लिट होगी और वो थिक हो जाएगी जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं थिक एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि एक हमने इसका नाम का जो मतलब पढ़ा था उसका कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाती है। तो अब हम समझ सकते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों थिक हो रही है, ठीक है। मोफोलॉजिकल फीचर्स देख लेते हैं। मोफोलॉजिकल फीचर्स में इसकी लाइट माइक्रोस्कोपी, हम इसमें जो आरपीजीएन, एमपीजीएन, एपीजीएन हम पढ़ेंगे तो उसमें हम तीनों माइक्रोस्कोपी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि माइक्रोस्कोपी देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी और इम्यूनोफ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी। तो ग्लोमेरुलस में कैसा दिखेगा, अगर हम लाइट माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं तो ग्लोमेरुलस कैसा दिखेगा, वो एनलार्ज दिखेगा, मतलब बड़ा दिखेगा क्योंकि वहाँ पे मेसेंजियल सेल प्रोलिफरेट कर गई हैं, डिवाइड कर गई हैं, ठीक है। एसेंचुएटेड लोब्यूलर पैटर्न दिखेगा जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाएगी क्योंकि वो स्प्लिट हो जाती है तो उसकी वजह से वो थिक हो जाती है, वो हमें सिल्वर स्टेट में देखने को मिलती है। तो उसमें हमें 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखती हैं जो कि है ना हमें क्लियरली दिखती हैं कि वो थिक हो गई हैं, और उस स्प्लिट मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, डबल कॉन्टूर और ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस मतलब जो ट्रेन वाली जो पटरी होती है ना वो उसको हम बोलते हैं ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस, ठीक है। तो वो इस तरीके की दिखाई देगी। तो इसमें क्या है कि जो मेन फीचर है हम उस सेल को क्या बोलेंगे, डबल कंटूर और ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस, और हमें डबल बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखेगी जो कि थिक हो जाती है, ठीक है। तो हमें ग्लोमेरुलस कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हमें ट्यूब्यूल्स कैसे दिखेंगे, उसमें वैक्यूल्स दिखेंगे, हमको हाइलाइन ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। इंटरस्टिशियम हमको कैसा दिखेगा, वहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं वो स्कैटर्ड हो चुकी हैं, वो फैल चुकी होंगी और फाइन ग्रैनुलर फोम सेल्स मिलेंगी, ठीक है, वहाँ पे हमें फोम सेल्स मिलेंगी। अब क्या है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी में क्या देखने को मिलता है, टाइप 1 और टाइप 2 हम दोनों पढ़ेंगे। टाइप 1 में क्या होता है कि वहाँ पे है ना डेंस डिपॉजिट हो जाता है सब एंडोथीलियल रीजन में, और टाइप 2 में क्या होता है कि है ना प्रेजेंस ऑफ डेंस अमॉर्फस डिपॉजिट इन ग्लोमेरुलर एंड मेसेंजियम, ठीक है। तो वहाँ पे हमें डिपोजिशन दिखेगा बहुत डेंस, मतलब बहुत घना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें डेंस डिपॉजिट मिलेगा, ठीक है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और मेसेंजियम का। इन टाइप 2 अब हम इम्यूनोफ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में देख लेते हैं। तो टाइप 1 में क्या होता है, डिपॉजिट जो होता है उसमें है ना उसमें C3 की पॉजिटिव फ्लोरेसेंस दिखाता है कि वहाँ पे है ना C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, ठीक है, और ये स्टेनिंग IgG की भी दिखाता है, ठीक है। टाइप 2 में क्या दिखता है हमको, यहाँ पे C3 प्रोटीन हमको दिखती है, प्रॉपर्टीन दिखती है, और मतलब डिपॉजिट में हमको क्या दिखेगा, C3 और प्रॉपर्टीन, हमें इसमें Ig एब्सेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा MPGN, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। किडनी पैथो का फर्स्ट टॉपिक है, तो फिर अगर आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।